सुप्रसिद्ध चित्रकार आनंदलाल जी शर्मा उपस्थित है। आपके जीवन के कई वर्ष या यूँ कह सकते हैं पूरा जीवन ही कला साधना में निकला है। एक इनका और बड़ा अद्भुत परिचय या एक अच्छा परिचय है कि आप मेवाड़ शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार नरोत्तम नारायण जी, जिनका मैं चित्र आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि नरोत्तम नारायण जी कौन थे। ये जो चित्र है जो प्राय हमारे घरों में कैलेंडर के रूप में हमको दिखते हैं, ऐसे कई चित्र उन्होंने बनाए। हम कोर्स के अंदर उनको पढ़ते थे। हमारा सौभाग्य है कि उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। तो मैं पहले इनकी कला यात्रा के बारे में कुछ जानकारी इनके माध्यम से ही दूंगा, फिर इनके पूज्य पिताजी के जो इन्होंने अपने जीवन का उनसे सीखा, उनकी कला यात्रा के बारे में भी। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि उनका पुत्र ही उनके बारे में बताए। तो पहले आदरणीय आनंद जी, बहू जी, मैं इनको प्रेम से बहू जी कहता हूँ, आप अपनी कला यात्रा के बारे में बताएं, उसके बाद मैं प्रश्न करूँगा। जी हुक्म। नमस्कार जी, मैं आनंदलाल नरोत्तम नारायण जी का पुत्र निवासी नाथद्वारा द्वारा मेरी कला यात्रा के बारे में जो पूछा है, तो जन्म ही मेरा कला के क्षेत्र में ही हुआ है। एक तरह से गुरुकुल किसे कहते हैं, ये मैंने अपने बचपन से गुरुकुल में ही शिक्षा पाई है। नाम पिता का घर है, लेकिन वो गुरु के रूप में भी है और गुरुकुल भी है। गुरुकुल में गुरु का काम करते हुए उसकी विद्या को भी सीखा जाता है। इसी तरह से अपने जीवन का कार्य करते हुए उनको सही काम लेते हुए हमने सब तरह से घर का काम हो या पेंटिंग का काम हो या व्यावहारिक शिक्षा हो, ये सारा इस तरह से गुरुकुल की शिक्षा के हिसाब से मेरा सारा जीवन बीता है। मैं हायर सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद में मैंने सर्विस कर ली थी। सर्विस में मन तो चित्रकारी में लगा हुआ था, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा वर्ष नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने 15 साल सर्विस की है। किसमें की? टीचर लाइन में था। मैं अध्यापक था मावली प्रॉपर में। और फिर 75 के बाद में अनवर, उस समय भी मैं पेंटिंग तो करता था, लेकिन 75 के बाद में अनवरती में इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। ये मेरा जीवन काल है। सभी प्रकार के बेस पर, भले पेपर हो, आइवेरी हो, मार्बल हो, दीवार हो, कैनवास हो, इन सब पर धीरे धीरे काम सारा किया हुआ है। छोटा मोटा जीवन चल गया, ये उसकी कला की बदौलत है। मैं आज आपके सामने हूँ। जो भी मेरी पोजीशन है वो उस कला की मार्फत से है। मेरा अपना कोई जीवन नहीं है, कला ही मेरा जीवन है, कला ही मेरा आसरा है, कला ही मेरी सांस है, कला ही मेरी रिदम है जिंदगी की। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। आनंदलाल जी बहू जी की एक विशेषता है, हम इनके साथ जब बैठते हैं कोई एक शब्द निकलता है, उस शब्द की सामान्य व्याख्या समाज कहता है, हम जानते हैं, पर उसकी नई व्याख्या क्या होती है वो आप तुरंत बैठकर निकाल सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए भी मैं बोलूँ मिनीचर, तो आनंदलाल जी बहू जी मिनीचर के शब्द की व्याख्या आप करें। इसमें दो शब्द आ जाते हैं, एक पिक्चर और एक मिनी। छोटे रूप में बना हुआ चित्र मिनिएचर है, जो एक तरह से पहले ऐसे कोई बड़े बेस थे नहीं, छोटे कागज़ थे, तो छोटी जगह पे बैठ के बनाए जाते थे, इसलिए वो उनको मिनिएचर कह दिया है। तो पेंटिंग ही है, नाम अलग अलग कर दिया है। अगर बड़े बेस पे भी और जो भी चित्र बने हैं, अपने अपने युग के प्रभाव के हिसाब से उनकी वस्त्राभूषण होते हैं। प्राकृतिक दृश्य जहाँ का वो रहने वाला है वही वो बनाएगा, और उस रंगत में अब नया परिवर्तन तो आता है समय के अनुसार। आज के समय में उसी मिनिएचर के अंदर कुछ ही मॉडर्न पेंटिंग की दृष्टि से भी लोग वह परिवर्तन दे देते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक आर्ट है उसका भी सम्मिश्रण है। नाथद्वारा की शैली के अंदर ही कांगड़ा शैली का भी मिश्रण है, मेवाड़ का भी मिश्रण है, और रियलिस्टिक आर्ट की तरह से उसमें भी है। किशनगढ़ शैली का भी है, वो से कहते हैं मुगल शैली का, और शैली तो चित्र को ही है। बस जो जहाँ का है वो वहाँ बनाता, उसका नाम दे दिया। वरना नाथद्वारा में सबका मिश्रण है, और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होकर के सबको आनंद देने वाला, इसलिए चित्र ये हमको आनंदित देते हैं। बहुत अच्छा।
ये आपने मिनीचर के बारे में एक इनकी जानकारी या इनके शब्दों में सुना। अब मैं इनसे इनके पूज्य पिताजी के बारे में, नरोत्तम नारायण जी के जीवन, उन्होंने कब चित्रकला प्रारंभ की, उनकी चित्रों में जो घर घर तक पहुँचे उसका प्रमुख कारण क्या रहा, उनको कला जगत में जन सामान्य तक पहुँचाने में कोई विशेष व्यक्ति या संस्था का योगदान रहा वो, या उनके कला कार्य के बारे में, पहले तो उनकी कला यात्रा के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताएं, फिर उनके कोई विशेष चित्र आपकी जानकारी में हो, कोई बात हो, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको ही पता होगी, हो सकता है बाकी कला रसिकों को नहीं हो, कला विद्यार्थी को नहीं हो, उनके बारे में विस्तार से बताएं। आपने उनकी कला यात्रा का, तो उनकी भी कला यात्रा हमारा कुल ही चित्रकारों का है। मेरे दादाजी भी चित्रकारी ही करते थे। उनके समय जैसा समय चलन था दीवालों पे का नारायण जी, इसलिए वो नरोत्तम नारायण जो लगाते हैं वो एक तुकबंदी मिल गई, एक ही नाम हो जैसे लगने लग गया है। तो उनके जो पिताजी के जो दादाजी थे, उनको वो भी पेंटिंग ही, चित्रकारी ही करते थे। इस तरह से हमारा एक वंशावली की दृष्टि से ये काम, लेकिन शैलियाँ बदली। पिताजी भी, यानी कि दादाजी, मेरे दादाजी नारायण जी के पास में काम तो करते थे, लेकिन उस समय एक विख्यात प्रसिद्ध चित्रकार थे घासीराम जी। तो घासीराम जी के पास वो हर प्रकार की शैली में, ऑयल पेंटिंग हो, वाटर कलर हो, दीवार पे हो, कैनवास पर हो या कपड़े पर हो, सब में वो पारंगत थे। उनकी ईश्वरीय देन थी। वो उनकी कल्पना में चित्र उनको स्पष्ट दिखता था, जिस तरह से कवि को अपने शब्द दिखते हैं, इस तरह से कल्पना में उनको उनकी आकृतियाँ दिखती थी। उसको वो लिपिबद्ध, जैसे लेखक करता है, इस तरह से वो चित्रांकन से उसको बद्ध कर देते थे। तो उसमें पशु पक्षी के चित्रण करना, प्राकृतिक दृश्य, पेड़ पौधों का बनाना, ह्यूमन फिगर बनाना, या किसी दूसरी कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर उसका चिंतन करना, ये सारा काम करते थे। तो महाराष्ट्र के नाथद्वारा के अंदर, तो वहाँ उनके संरक्षण के अंदर रहने से कृष्ण की लीलाओं का, महाराज के वंशावलियों के चित्रों को बनाना, ये उनका वो काम करते थे। तो उसके अंदर वहाँ उनको रह करके उन्होंने काम किया। वो काम उनका, वो गुरुजी भी प्रसन्न थे, और इनके दिमाग में गुरु के प्रति जो सम्मान क्या होना चाहिए वो मैंने मेरे पिताजी से सीखा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ काम, वो यही कहते हैं कि मेरे गुरु ने कराया। और गीता प्रेस के अंदर जो भी चित्र आते थे तो उनको मेरे पिताजी को दे देते थे कि ये कर दो, उसमें कुछ सुधारना है, करते हैं, गुरु सुधारता है, पिता अपने बालक के चित्रों को संभालता है, इस तरह से वो भी करते थे। लेकिन घासीराम जी के हाथ से ही, उनके नाम से उन चित्रों को देते थे। तो धीरे धीरे उनसे वो ऑयल पेंटिंग में करना, वाटर कलर का करना, लैंडस्केप का करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने गुरु घासीराम जी से ही सीखी। उनकी यात्रा में, जीवन में बच्चे को चलना जैसे माँ सिखाती या पिता सिखाता, उंगली पकड़ करके उठाना और चलाना, इसी तरह से जीवन में किसी की प्रोग्रेस होती है तो कोई सहारा देने वाला मिलना ज़रूरी है। तो उनके ही काम की मांग को करने वाले और ये सहारा देने वाले ही होते हैं। बिना किसी की मांग के आप कुछ भी कर लो, उसकी कोई कदर नहीं है। तो कुछ पूजा के हिसाब से लोगों के दिमाग में जो ये रहता है कि भगवान, जैसे श्रीनाथ जी का है नाथद्वारे में, तो श्रीनाथ जी के चित्रों को बनाना, तो वो धीरे धीरे कोई व्यापारी टच में आए और उन्होंने भी कृष्ण के ऊपर उन्होंने मुरली मनोहर का चित्र बनवाया। पहले वो लैंडस्केप ज़्यादा बनाते थे। लैंडस्केप 20-28 की पूरी फुल सीट होती थी, उस पर वो 3 दिन से, वो 2 दिन में, 1 दिन में चित्र खींच देते थे। उसमें इंग्लिश टोन जरूर होता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो प्रभाव ही शासक का होता ही है। इस तरह से तो वो उन्होंने तबीयत से, दिल से उनको बनाया। उसके बाद उनके शंकर के कई प्रकार के पोज में, उन्होंने समाधि में, उनकी चित्रों में सबसे बड़ी जो मैं अपने, ये नहीं मेरे पिताजी हैं, लेकिन लोगों के मुख से सुना है कि उन चित्रों में जो धार्मिक चित्र हैं, उनमें लगता है कि ये भगवान के चित्र हैं, न कि ये सजावट के या उनकी लीलाओं के चित्र हैं। ये उनकी सबसे बड़ी, उसमें उनको
सारी चीज़ों का जो भी अगर लैंडस्केप है, पानी का है, पेड़ पौधे देना है, पक्षी देना है, पशु देना है, वो रियलिस्टिक आर्ट की तरह ही करते थे। ऑयल पेंटिंग में ज़्यादा करते थे और पूरा मिक्सिंग करके करते थे। लोग बात कहते हैं कि ऑयल पेंट तो पेच वर्क का काम होता है, पर आदमी की अपनी अपनी रुचि है। समय लगता था, 6 महीने उनको लग जाते, साल भर भी लग जाता है एक एक चित्र को। पहले कल्पनाओं में पूरा जमा लेते, फिर उसका कच्चा स्केच करते, फिर उसका एक कच्चा वापस से कलर करके उसका देख लेते कि हाँ ये सारी चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद फाइनल में फिर अपने कैनवास के ऊपर वो उसको बनाते थे। तो व्यापारी जो एस एस ब्रजवासी है, ये दूसरे जो भी अभी अनंत राम गुप्ता है और हरनारायण एंड सन्स है, और भी कई से व्यापारी वो उनके चित्र बनवाते और उनकी मांग ये रहती थी कि ये हमारे ही बनाया करें। तो इस तरह से आपस में समय था उनका। बाकी अच्छा रहा। तो सन 20 के बाद से सन 64 50 तक 55 तक ही उनकी एक जैसी प्रिंट की मांग चलती रही। और उनके फिर बाद में एस एम पंडित आ गए, मूल गाँव कर्जे आ गए, दूसरे और भी विजय शर्मा आ गए। तो समय के अनुसार सबका दिन आता है और सबका परिवर्तन होता है, लेकिन वो उस समय उनके काफ़ी चित्र चले थे प्रिंट। आज भी उनके चित्रों की मांग है। बहुत अच्छा, उनके जीवन की बहुत सी चीज़ें आपने बताई। मैं जानना चाहूँगा कि उनके चित्रों को हमने फ़ोटो में या नेट पे तो देखा है, पर आपके पास क्या उनके बनाए कोई चित्र है या कोई स्केच अभी भी उपलब्ध है क्या? मूल बात एक ही होती है कि कहावत एक कुबार फूटी हांडी में खाता है। उसके ऑर्डर मिलता है, उसके हिसाब से वो चित्र बनवाते थे और वो चित्र वो मूल ले जाते थे। ये तो नवरा रहने नाते जावे फालतू रसमें बेटियाँ तो अटली वटली चीज़ें बनावा में आएगा। चीज़ बनती और निकल जाती और मांग के अनुसार समय पे नहीं मिल पाती थी, उसका उनको अफसोस। तो महीने महीने भर तो वो बनवाने वाले बैठे रहते थे, ये मैंने भी देखा हुआ है, ताकि दूसरे का काम नहीं कर जाए। तो ये समय इसलिए कोई चित्र रहेंगे, स्केच वगैरह तो होंगे। तो अभी जो पहला बेटा पाठवी, जो पाठवी के साथ राजा हो जाता, उसके साथ सब चीज़ें चली जाती है। हम छोटे भैया में तो जो तीसरा चौथा कहने में बढ़िया नहीं लगता है। बहुत अच्छा। आपने एक बड़ी मार्मिक बात जो अभी आपने कही कि चित्रकार अपनी कला साधना में पूरी जीवन निकालता है, पर उसके बाद भी जब अंतोगत्वा जब बाद में उसकी पीढ़ी को पूछो आप कि उनकी कोई निशानी बताएं तो कुछ नहीं। ये बड़ी एक सोचने वाली बात है कि एक कलाकार अपनी कला के लिए पूरा जीवन दे देता है। कई बार तो चित्र में साइन भी नहीं करता है और वह चित्र घरों में विदेशों में विख्यात होते हैं और ख़ुद अनाम रह जाता है। उनकी पीढ़ियों के पास भी उनकी कला के बारे में बताने वाला कोई चीज़ रहती नहीं है। इसलिए अभी इसके बारे में चिंतन तो बाज़ार से जब कलाकार, सबसे बड़ी बात है कि कलाकार पहले उनका संरक्षण सरकार से पहले राजा महाराजा करते थे, तो उनके पास एक कलेक्शन होता था। आज एक बहू जी ने कल परसों एक बहुत अच्छी बात की थी, उस लाइन से बात समाप्त करेंगे कि लता और 3 शब्द बताए थे, उनका अगर आप संरक्षण कर दे या उनको आप संभाल ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकती है। वही कला के ऊपर भी लागू होती है। वो शब्द सुनकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जिसके साथ रहती है उसी की हो जाती है। तो ये है कि विद्या वनिता यानी औरतें, विद्या वनिता और वेल, इनकी उल्टी रीत, ऊंच नीच देखे नहीं पास रहे पे प्रीत। तो जो जिसके साथ में रहता है वो उसमें पारंगत हो जाता है, वो उसकी हो जाती है। नरोत्तम नारायण जी के बनाए ये 2 चित्र देखें आप।